नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग दृष्टि घटना चक्र जो कि 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का है, इससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज़ को डिटेल के साथ कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट को डिटेल में एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। इसमें कुल 60 क्वेश्चन को लिया गया है। इससे पहले नेशनल करंट को कंप्लीट करवा दिया गया है और साथ ही साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 2 पार्ट को भी कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज आपके आने वाले एग्जाम खासकर यूपीपीसीएस 2023 के लिए अहम रोल अदा करेगा। दोस्तों, इस तरह का डिस्कशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्दी पहुंचे और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो का RLV LEX मिशन को किस जगह से लॉन्च किया गया? तो RLV LEX मिशन को जो है चित्रकूट कर्नाटका से लॉन्च किया गया है। पहले देख लेते हैं RLV क्या होता है। तो RLV का मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी दोबारा उपयोग में लाया जा सकने वाला व्हीकल, प्रक्षेपण यान इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसे जो है इसरो ने DRDO और IAF यानी भारतीय वायुसेना बोलते हैं, इंडियन एयरफोर्स, IAF के साथ मिलकर के एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज चित्रकूट कर्नाटका से इस मिशन का संचालन किया। और विश्व में यह पहली बार हुआ है जब एक पंख वाले यंत्र यानी विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस नाम से विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट प्रक्षेपित किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो टेरॉन फर्स्ट है। तो टेरॉन फर्स्ट है, इसको आप याद रखिएगा। तो यह जो है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बन गया है और इसे जो है USA के, मैं एक जगह लिख देता हूं, कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको छोड़ा गया, प्रक्षेपित किया गया। परंतु यह जो है, यह रॉकेट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में यह सफलता प्राप्त नहीं हुई थी इसे। इस रॉकेट का जो विकास है कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया। और यह जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है, इसकी खास विशेषता यह है कि इस रॉकेट का 85% जो भाग है, मैं लिख देता हूँ, 85% द्रव्यमान जो है वह मिश्र धातुओं से बना हुआ है। तो यह जो 3D प्रिंटेड है 85% जो है वह मिश्र धातु से बना है और यह जो है मीथेन से संचालित है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेगाट्रॉपिक्स 1 उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश करके किस महासागर में उतारा गया? तो इसे जो है प्रशांत महासागर में इसे उतारा गया। मेगाट्रॉपिक्स जो है वह कंट्रोल्ड री एंट्री में यह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और इसके बाद इसे प्रशांत महासागर में उतारा गया। और यह जो है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट स्टडी के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES, इस फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का जो नाम है CNES है, CNES और इसरो द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। 2011 में प्रक्षेपित किया गया था और इसका जो प्रक्षेपण हुआ था PSLV-18 के द्वारा यह किया गया था। तो इन सब को भी आप ध्यान रखिएगा। यह जो है प्रशांत महासागर में से उतारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के अनुसार हाल ही में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक हो गया है? तो सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या जो गया है जुपिटर का हो गया है, यानी बृहस्पति का हो गया है। फरवरी 2023 में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज की थी। इस तरह टोटल जो है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो हो गई है 95 हो गई है, 95। और इसके बाद जो है शनि का है, शनि जिसे सैटर्न बोलते हैं, सैटर्न का 83 उपग्रह है
इसमें सेकंड नंबर पे है, और टॉप पे जो हो गया है वह बृहस्पति है, जुपिटर है। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे मंगल के जो है 2 उपग्रह हैं, शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, और बृहस्पति के इंपॉर्टेंट कुछ उपग्रह हैं जिनका नाम मैं बता देता हूं। ये भी कई बार स्टैटिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एक पहला है आयो, दूसरा है यूरोपा, तीसरा है गैनीमीड, और चौथा है कैलिस्टो। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस को आप सपोर्ट करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एसएसएलवी की द्वितीय विकासात्मक उड़ान यानी सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट संपन्न हुई, जिसके तहत कितने उपग्रहों की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया। तो इसे जो है 3 उपग्रह की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है। एसएसएलवी के माध्यम से इसमें 3 उपग्रह को छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया था। ये 3 ग्रह कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला जो है EOS-7 है, दूसरा जो है जानूस फर्स्ट है, और थर्ड जो है आज़ादी सैट 2 है, आज़ादी सैट 2 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसएसएलवी की द्वितीय जो सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट हुई था उसमें कौन कौन, ये तीनों में कौन कौन शामिल है, तो ऑप्शन के थ्रू भी वह दे सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, EOS-7 जो है वह भू प्रक्षेपण उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। जानूस जो है यह जो है एंटारिस का उपग्रह है, और आज़ादी सेट जो है यह भी पूछा जा सकता है। यह चेन्नई में यह बनाया गया था आज़ादी सेट को, और ये आगे ये क्वेश्चन भी एक मैंने बनाया है इसमें। और यह जो है स्पेस किड्स इंडिया, इसके द्वारा यह निर्मित किया गया है आज़ादी सेट 2 को। तो इन सब को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला अरब का पहला मिशन का क्या नाम है। तो इसका जो पहला नाम है वह राशिद रोवर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था, और यह जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए यह पहला मिशन था, फर्स्ट अरब मिशन था। और इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है एटलस क्रेटर में यह उतारा जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो पहला मिशन जो है अरब का है, राशिद रोवर है, और इसे एटलस क्रेटर पर उतारा जाएगा जो कि चंद्रमा के नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिशन डियर मून से एकमात्र अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो डियर मून में भारत के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो देव जोशी हैं, और देव जोशी जो हैं यह एक एक्टर हैं, और ये जो है देव जोशी जो है वह बालवीर एक सीरीज है, तो बालवीर का किरदार निभाते हैं ये। और डियर मून जो है विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन यानी सिविलियन लूनर टूरिज्म मिशन है। तो इसको आप याद रखिएगा। यह जो है सिविलियन लूनर टूरिज्म मिशन है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LVM M3 वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह को स्थापित किया गया है। तो यह 36 उपग्रह को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। तो इसमें जो है कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी नंबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यह नासा का जो है मिशन है, चंद्र मिशन है, और इसमें जो है 4 यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें यात्रियों का नाम घोषणा किया गया है। तो यात्री का मैं नाम लिख देता हूं। पहला जो है रीड वाइजमैन, पहले का नाम है रीड वाइजमैन। सेकंड का नाम है विक्टर ग्लोवर। थर्ड का नाम है
क्रिस्टीना हैमक कोच। चौथा का नाम है जेरेमी जेरेमी हैसन। और ये जो कृष्णा हैमक कोच जो है वो चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी। तो ये भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है जो कि पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी महिला, तो कृष्णा कोच है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है कृष्णा कोच जो है ये सबसे लंबे दिन तक अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली पहली महिला है, तो इनके नाम से रिकॉर्ड दर्ज है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया, जिसके तहत किस अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया? तो इसके थ्रू जो है सुल्तान अल नयादी को भेजा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा किया गया है, और यह जो है 6 माह लंबा यह मिशन होगा, और यह 2 मार्च को लॉन्च किया गया है। 2 मार्च 2023 को यह लॉन्च किया गया है। नासा के तत्वावधान में स्पेसएक्स के क्रू 6 मिशन के अंग के रूप में यह जो है सुल्तान अल नयादी जो है इनको ISS पर भेजा गया है, और यह सेकेंड टाइम है जब अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु UAE के किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इससे प्रथम जो व्यक्ति थे अरब के, उनका नाम था हज्जा अल मंसूरी। ये जो है हज्जा अल मंसूरी जो है वो फर्स्ट UAE के व्यक्ति थे जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरब की कौन सी अंतरिक्ष महिला है, पहली अंतरिक्ष महिला है जिसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए चुनाव किया गया है? तो उनका जो नाम था नोरा अलमतरोसी। ये नोरा अलमतरोसी जो है वो पहली महिला है, पहली अरब अंतरिक्ष यात्री होंगी जिनको इनसे चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। EOS 6 मिशन जो PSLV की 56वीं उड़ान थी, किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो यह जो है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से यह लॉन्च किया गया, और यह 56वीं मिशन थी। ये जो EOS 6 जो है ओशनसैट, आप नाम सुने होंगे ओशनसैट का, ओशनसैट मैं लिख देता हूँ। ओशनसैट सीरीज का 3rd जनरेशन का उपग्रह है। यह जो है 3rd जनरेशन का इसका उपग्रह है EOS 06। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जैसे UN डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021-30 की शुरुआत के बाद यह भारत द्वारा किसी प्रमुख महासागरीय अनुसंधान उपग्रह का प्रथम प्रक्षेपण है। तो इतना आपको डिटेल नहीं देखना, ये रखना है कि ओशनसैट वाला ध्यान रखना है कि यह 3री पीढ़ी का है और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, और यह 56वीं उड़ान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला भूटान का पहला नैनो उपग्रह का क्या नाम है? तो भूटान का पहला नैनो उपग्रह का जो नाम है वह भूटान 1 है, उसी के नाम से है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम है, तो उसका जो नाम है विक्रम S है, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। यह जो है भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान होगा, और इसका प्रक्षेपण जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, और स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट को प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, स्काई रूट। और ये जो है प्राइवेट डिजाइन पहला रॉकेट है। और विक्रम एस में जो है कुछ देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल। विक्रम एस में कुल 3 पेलोड हैं, तो पेलोड जो है 3 है, और इसमें जो है एक विदेशी ग्राहक का भी इसमें पेलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अक्टूबर 2022 में श्रीहरिकोटा से LVM-3 के तहत कुल कितने उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 36 उपग्रह को इसमें सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है अमेजोनिया फर्स्ट है। इस तरह आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यह जो है GSLV Mark 3 आप नाम सुने होंगे, तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है,
और यह जो है LMV3 का पहला व्यावसायिक मिशन है। सॉरी, इस मिशन के तहत PSLV, सॉरी ये GSLV मार्क 3 की तरह नहीं है, मैं इसमें गलत बता दिया। इसमें PSLV C53 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और PSLV C53 ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को इसमें स्थापित किया गया था। और ये 3 जो उपग्रह थे, इसका नाम था DSEO, न्यूसार और स्कूप। तो ये तीनों था। और इस मिशन के तहत PSLV C53 के चौथे चरण को सौर पैनल और लिथियम आयन बैटरियों से लैस किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसको जो है लिथियम आयन बैटरी से इसको लैस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका जो है स्पार्क नाम से इसको लॉन्च किया गया है। यह इस तरह जो है इंडियाज फर्स्ट स्पेस थीम्ड वर्चुअल म्यूजियम यह बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2022 में एरियन स्पेस द्वारा GSAT-24 को भू अस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया, निम्न में से किसकी आवश्यकता को वह पूर्ति करेगा? तो यह जो है GSAT-24 जो है वह DTH संचार को यह आवश्यकता की पूर्ति करेगा, DTH को। और GSAT-24 जो है वो हाई क्वालिटी का टेलीविजन और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगा। और इसको जो है फ्रेंच गुयाना से इसको सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया था एरियन 5 रॉकेट से। इसमें कुछ और खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आजादी सैट को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर लॉन्च किया गया, किस स्टार्टअप द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो ये क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह जो है SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई थी उड़ान इसकी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस जगह स्थापित किया गया है? तो यह जो है उत्तराखंड के देवस्थल में यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। और यह जो है 4 मीटर का होगा, 4 मीटर का यह है। और इसका जो डिजाइन है वो बेल्जियम की कोई कंपनी है उसके द्वारा यह किया गया है, तो उससे खास मतलब नहीं है। हमें ये ध्यान रखना कि देवस्थल में जो है वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग जो है भारत को स्थान मिला है, 8वें स्थान मिला है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। ऐसा ये जो रिपोर्ट है स्विट्जरलैंड स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वह जो है इसका अध्ययन करती है। और इसमें जो है PM 2.5 के आंकड़ों पर इसको जारी किया जाता है। और इसमें जो है 131 देशों को इसमें शामिल किया गया था, और 131 देशों के 7323 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें जो है भारत को जो स्थान मिला है 8वां मिला है। सबसे लास्ट जो स्थान मिला है वह गुआम को मिला है, गुआम को 131वां स्थान मिला है। और इसमें इस रिपोर्ट में प्रदूषित राजधानी को भी बताया गया है। तो दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली को बताया गया है। और चाड की राजधानी अनजामेना है, चाड की जो राजधानी है अनजामेना, इसको जो है सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शहर में हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो किस शहर से किया है? तो यह जो है बेंगलोर से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसमें नितिन गडकरी ने 15% मेथनॉल मिश्रित डीजल को इसमें यूज किया जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। और यह जो है ये जो 15% मेथनॉल जो डालने के जो परियोजना बनाया गया था वह नीति आयोग और केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर देश का पहला वातानुकूलित
कंडेंसर का शुभारंभ किया गया है। तो यह जो है उत्तरी कर्णपुरा झारखंड में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर का यह शुभारंभ किया गया है। और यह जो शुभारंभ है वह एनटीपीसी द्वारा किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट कौन बन गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैला ढोने वाला जो रोबोट बन गया है बैंडिकूट बन गया है। और यह जो है केरला में इस रोबोट का इस्तेमाल किया गया है, वहीं पे इसको लॉन्च किया गया है। और केरला जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक्स का प्रयोग यहाँ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, आप प्रोग्रेसिव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का प्रथम सैंड बैटरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है प्रथम सैंड बैटरी जो है वह फिनलैंड में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। यह जो प्रथम सैंड बैटरी जो है वो फिनलैंड का एक शहर है, मैं नाम लिख देता हूँ, कंकानपा। कंकानपा में यह विश्व का प्रथम सैंड बैटरी, तो कई बार हो सकता है वह सिटी का भी नाम दे सकता है या फिर देश का नाम दे सकता है। अगर सिटी का नाम देगा तो कंकानपा हो गया, और अगर देश बोलता है तो फिनलैंड हो जाएगा। यह जो है एक बार में महीनों तक हरित ऊर्जा को संरक्षित कर सकता है यह बैटरी। फिनलैंड में सर्दियों में घरों को गर्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजन किया गया? तो यह जो है महाराष्ट्र के नागपुर में यह आयोजन किया गया है। और यह जो है वहाँ पे नागपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में यह शुरू आयोजन किया गया था। और इसका जो थीम था, थीम थोड़ा सा ध्यान रखिए, थीम को कई बार पूछा जा सकता है। तो थीम जो था इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यानी इसको मैं लिख देता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के को इसमें केंद्रीय थीम के साथ इसको रखा गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कई बार थीम भी पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ थीम इसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। और इसका जो अध्यक्षता किया था एक महिला ने ही किया था, जिनका नाम था डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। तो इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है वह सूरत में की गई है, सूरत गुजरात में की गई है। और इस परियोजना को जो है पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा इसका यह संयुक्त प्रयास था। और प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर हरित हाइड्रोजन शुद्ध यानी नेट हीटिंग कंटेंट को समान रखते हुए CO2 उत्सर्जन को इसमें CO2 को यह कम करता है। और इस उपलब्धि के बाद जो है भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है। आपको ये पता होगा कि भारत जो है 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होने की घोषणा की है और 2070 तक नेट जीरो की घोषणा की है। इसके तहत ही यह नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विगत कुछ दिनों पहले भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? तो जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरेटरी में जो है लिथियम का भंडार मिला है। और यहाँ जो है लगभग 6 मिलियन टन लिथियम का अनुमान किया गया है। और इसका जो खोज है एक खास एरिया है, उसका नाम है सलाल हैमाना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार स्पेसिफिक लोकेशन भी पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको पता ही होगा कि लिथियम का जो यूज है वो मोबाइल फ़ोन के बैटरी में, लैपटॉप के बैटरी में, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ा जो लिथियम का भंडार है वह चिली में है। यहाँ जो है लगभग 10 मिलियन
10 मिलियन मीट्रिक टन जो है यहाँ पे भंडार है। इसमें साथ साथ आप लिथियम त्रिकोण के बारे में भी, ट्रायंगल के बारे में भी जान लीजिए। तो इसमें जो आते हैं दक्षिण अमेरिका के कंट्री आते हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। चिली तो आप जानते ही हैं। तो ये तीनों जो हैं लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत ये तीनों देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किस जगह किया गया? तो पहले देख लेते हैं सीबीजी है क्या। तो सीबीजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड बायो गैस। तो इसका जो उद्घाटन है पंजाब के संगरूर में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है फ्रंटियर को घोषित किया गया है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में सबसे तेज फ्रंटियर को घोषित किया गया है। फ्रंटियर जो है यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। और टॉप 500 में जो है सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर का स्थान प्राप्त हुआ है वो चाइना ने इसमें सर्वाधिक इसको चुना गया है, जिसमें चाइना के 162 सुपर कंप्यूटर को रखा गया है, जबकि यूएसए का 126 सुपर कंप्यूटर रखा गया है। इसमें ये सेकंड स्थान पे है। भारत में जो है टॉप 500 में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर को इसमें रखा गया है, जिसमें पहला जो है परम सिद्धि, दूसरा जो है प्रत्यूष और तीसरा जो है मिहिर। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी कौन बन गई है? तो भारतीय एयरटेल जो है यह प्रथम कंपनी बन गई है। 5G टेक्नोलॉजी है वो, इसमें जो है एक शब्द को यूज किया गया है जिसमें 4W को प्रयोग किया गया है। तो इसका 4W का मतलब क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाले W का मतलब है वर्ल्ड, यहाँ हो गया वाइड, इसका वायरलेस, और इसका मतलब हो गया, चौथे का मतलब हो गया वेब। तो हो गया वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब। तो यह एक टर्म जो है नया ये उभर कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह जो है CSIR और KPIT द्वारा यह हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है इसके द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में PM मोदी द्वारा भारत के किस शहर में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है वह हरियाणा के पानीपत में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा। 2G एथेनॉल का जो उत्पादन है वो बायोमास और सेल्यूलोजिक आइटम से होता है। सेल्यूलोजिक आइटम, बायोमास का मतलब आप समझते ही होंगे कि जैसे लकड़ी का कचरा हो गया, कृषि से रिलेटेड कोई भी कचरा हो गया, तो ये सब जो है वो बायोमास के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है इथेनॉल का इससे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में PM मोदी द्वारा भारत के किस शहर में नैनो यूरिया लिक्विड तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है कलोल गुजरात में मोदी द्वारा पहला नैनो यूरिया लिक्विड का उद्घाटन किया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी आने की संभावना है। और यह जो है इफ्को द्वारा इसको विकसित किया गया है, यह जो है इफ्को द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो है नैनो यूरिया जो है वह पौधों के नाइट्रोजन के रूप में यह काम आएगा। एक मैं इसमें फैक्ट्स आपको ऐड कर दूं कि उत्तर प्रदेश के एक जगह है आंवला, सॉरी 2 जगह है, आंवला और एक नाम है फूलपुर। यहाँ भी इफ्को ने नैनो यूरिया का उद्घाटन किया है जो कि 14 फरवरी 2023 को किया है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है UPPCS के लिए। आंवला और फूलपुर जो है इसको ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो इसका जो उद्घाटन किया गया कठुआ जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो D है
वो सही होगा। और इसमें भी, कठुआ में भी एक जगह है जिसका नाम है घट्टी, तो अगर जगह का नाम पूछता तो यह घट्टी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2 औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है। पहला ये बता ही दिया, कठुआ, और दूसरा जो है यह कुपवाड़ा में यह स्थापित किया जाएगा। कुपवाड़ा जिला का एक जगह है हंदवाड़ा, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? उज्बेकिस्तान और, सॉरी ये कहाँ गया, अजरबैजान और कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, बी नंबर। अजरबैजान और तजाकिस्तान में, अजरबैजान में 2012 और तजाकिस्तान में 2013 में प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया का लास्ट मामला जो है यहाँ पे देखा गया था। और इसके साथ ही वर्तमान में विश्व स्तर पर WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र वाले देशों की संख्या जो हो गई है टोटल, मतलब टोटल जो है 42 देश जो है मलेरिया मुक्त हो गए हैं टोटली। और मलेरिया की बात हुई तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो मान लीजिए पूछ दे कि 25 अप्रैल 2023 को जो मलेरिया दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, तो उसको थीम को एक बार देख लेते हैं। इसका थीम था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। इसका जो था इनोवेट इम्प्लीमेंट, यानी 3I, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 25/25 नामक लक्ष्य को अंगीकृत किया है, किस रोग से संबंधित है? तो यह जो है गैर संचारी रोग से यह संबंधित है। गैर संचारी रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको आप याद रखिएगा। और इसे जो है 25 मतलब हो गया कि 2025 तक ऐसे गैर संचारी गैर संचारी रोग को जो है 2025 तक 25% तक कम करना है। इसको जो है 25% तक कम करना है 2025 तक, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो WHO ने मंकी पॉक्स का जो नाम बदल दिया है वह एम पॉक्स कर दिया है, तो इसका नंबर ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मंकी पॉक्स जो है वह जूनोटिक बीमारी है, यह जो है एक जूनोटिक डिजीज है। और यह जो है जूनोटिक डिजीज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यह जो है जूनोटिक डिजीज जो होता है पशु से फैलता है, तो उसे जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में जो है कुल बाघों की संख्या जो हो गई है वह 3167 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का पांचवें साइकिल का रिजल्ट इसमें जारी किया मोदी ने। और इसमें जो है स्टेट ऑफ टाइगर्स 2022 का रिपोर्ट नाम से संकलित वो इसको जारी किया गया, जिसके तहत बाघों की संख्या जो है 3167 हो गई है। इससे पहले जो है 2018 में बाघों की संख्या जो थी टोटल 2967 थी, तो इस तरह से 200 को इसमें वृद्धि हुई है। आपको कमेंट में बताना है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज कौन बन गया है? तो यह जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बन गया है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। कार्बन तटस्थता का मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका जो मतलब होता है कार्बन तटस्थ का मतलब कि आप जो पर डे जो एक्टिविटीज जो है आपका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जितना आप छोड़ रहे हैं ना उसमें CO2 को इसमें बैलेंस करना, मतलब CO2 को जो है मात्रा को एकदम कम करना है, तो इसे जो बोलते हैं कार्बन तटस्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह जो है तमिलनाडु ने इसकी मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। तमिलनाडु जो है
तमिलनाडु की जो राजकीय पशु हो गया नीलगिरी ताहर है, तो आप देख ही लिए। और यह जो है भारत में इस प्रकार की यह पहली परियोजना बनाई गई जिसमें जो है अपने राजकीय पशु को संरक्षण के लिए परियोजना इसमें बनाई गई है। और इस परियोजना को 5 वर्षों में लागू किया जाएगा, 2022 से 2027 तक इसको लागू किया जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नामीबिया के बाद किस देश से 12 और चीतों को कूनून नेशनल पार्क में लाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनून नेशनल पार्क में लाया गया है। इससे पहले जो है नामीबिया में लाया गया था। नामीबिया जो है 8 चीतों को लाया गया था, जिसमें 5 फीमेल थी और 3 जो था मेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने एक अधियाचना के माध्यम से किसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो उड़ीसा सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल जो है महेंद्रगिरी पहाड़ी को इसमें घोषित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और यह जो है उड़ीसा का जो है यह सेकेंड जैव विविधता विरासत स्थल है। इससे पहले जो है मंदसरू, इसका जगह का नाम है मंदसरू, जो कि कंधमान जिला में है। कंधमान जिला में यह जो है उड़ीसा का पहला जैव विविधता विरासत स्थल था। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने अरिटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अगर यूपी में देखते हैं, यूपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यूपी के संदर्भ में, तो यूपी के संदर्भ में जो है अभी जैव विविधता विरासत स्थल जो है उसकी संख्या 1 है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया। इस तरह भारत में कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है? इसमें जो है टोटल 12 ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हो गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है वह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। और इसमें लेटेस्ट में 2 को जोड़ा गया है, तो उसका नाम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुंडी है और एक है कदमत, तो इसको आप याद रखिएगा। और अब तक जो है वर्ल्ड के 50 देशों के 5066 समुद्र तटों को ऐसा प्रमाण पत्र दिया गया है, और भारत में जो है टोटल 12 हो गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? तो यह जो है यह चित्रकूट जिला में यह अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो रानीपुर में है, और रानीपुर कहाँ है? तो चित्रकूट में है, जो कि यूपी में है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य किस राज्य में गठित किया जाएगा? तो पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो है वह तमिलनाडु में गठित किया जाएगा। सिलेंडर लोरिस के जो होते हैं 2 प्रजाति होती हैं, एक होता है रेड सिलेंडर लोरिस और एक होता है ग्रे। IUCN के इसमें ग्रे सिलेंडर लोरिस को नियर थ्रेटेंड के रूप में इसको घोषित किया गया है, ग्रे वाले को IUCN में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। डुगोंग जो होता है एक समुद्री गाय है, यानी सी काऊ है, ये एक प्रकार का सी काऊ है। और यह जो है डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में यह मिलता है। और डुगोंग जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा शाकाहारी स्तनपायी जीव है, तो ये भी आप याद रखिएगा, तो वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा शाकाहारी स्तनपायी यह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है सिक्किम में यह उद्घाटन किया गया है। तो भी याद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों, आप प्रोग्रेसिव क्लासेस को जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
हाल ही में तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तराई हाथी अभ्यारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और यह जो है इस तरह जो है यह जो है 33वां हाथी अभ्यारण्य बन गया है। और यूपी का जो यह है यह यूपी का यह दूसरा है। यह जो है सेकंड हाथी अभ्यारण्य है। तो ये भी क्वेश्चन जो है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह जो है हाथी अभ्यारण्य यूपी के चार जिला में यह विस्तृत होगा। बस नाम मैं बता देता हूँ, लखीमपुर खीरी पहला हो गया, फिर बहराइच हो गया, पीलीभीत और शाहजहांपुर। ये चार डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश भर में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो यह 75वें वर्षगांठ में यह 75वें वर्ष में यह 75 रामसर साइट्स की संख्या हो गई है। लास्ट में जो है कौन बना है ये आपको कमेंट में बताना है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स जो है वो तमिलनाडु में है। वह उसमें 11 रामसर साइट्स हैं। सॉरी, ये 14 हैं तमिलनाडु में, 14 रामसर साइट्स हैं। और सेकंड नंबर पे जो है यूपी है 10 के साथ, यह सेकंड नंबर पे है 10 रामसर साइट्स के साथ। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट में बताना कि सबसे लेटेस्ट यानी 75वां कौन जुड़ा है रामसर साइट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना भारत के किस राज्य में की गई? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में किया गया विश्व का पहला फिशिंग कैट गणना। और इसमें जो है उड़ीसा के चिल्का लेक, आप जानते होंगे चिल्का लेक को। तो चिल्का लेक झील में 176 फिशिंग कैट को इसमें शामिल किया गया। इसमें जो है कुल 176 फिशिंग कैट हैं। और फिशिंग कैट जो है वह जंगली बिल्ली की एक प्रजाति है। भारत में फिशिंग कैट को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 का है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची वन में इसको रखा गया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 52वां जो है राजस्थान में है, जिसका नाम जो है विषधारी है, विषधारी बाघ अभ्यारण्य। ये जो है यह राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। बूंदी मतलब 3 बेसिकली जो है यह बूंदी में भी है, भीलवाड़ा में है और कोटा जिला, यह 3 जिला में यह विस्तार है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिसका नाम है, इसका जो नाम है INS वागीर है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इसमें जो है कलवरी श्रेणी में 5वां जो है वागीर था, 6ठा जो है बक्सीर है। और यह जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको इन सबको रखा गया है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? तो पहला सक्षम ड्रोन का जो नाम है वह स्काई हॉक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा। इस ड्रोन का जो विकास है IG ड्रोन द्वारा इसका विकास किया गया है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इसका जो नाम है प्रचंड है, इसको LCH बोलते हैं, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट बोलते हैं इसको। और यह जो है इसको भारतीय वायुसेना में इसको शामिल किया गया है। और इसकी तैनाती जो है जोधपुर राजस्थान में, इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, उसी में इसको यह जोधपुर में इसको तैनाती मिली। और यह जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और यह जो है पहला मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, तो इसका जो नाम है वो अग्नि प्राइम है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। यह जो है DRDO द्वारा यह इसको
परीक्षण किया गया है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसका नाम है, इसका जो नाम है आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत जो है इस तरह यह जो है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बन गया। यह जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको शामिल किया गया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। और आईएनएस विक्रांत जो है भारत के समुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत, ये जो है सबसे विशाल युद्धपोत है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला यात्री ड्रोन का क्या नाम है? तो पहला भारत का यात्री ड्रोन का जो नाम है वह वरुण है। और इसका जो अनावरण किया था वो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वरुण जो है एक इंडिजिनस मल्टी कॉप्टर ड्रोन है जो एक यात्री को वहन करने में यह सक्षम है। और यह जो है इसमें पायलट नहीं होगा और इसका संचालन जो है रिमोट से किया जाएगा। और यह जो अपने साथ जो है 130 किलो पेलोड ले जा सकता है और 25 किलोमीटर की दूरी यह तय कर सकता है। और इससे लगभग 25 से 33 मिनट तक इसको उड़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने ड्रोन आयात नीति जो कि 2022 में लाया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं इसमें कि 2022 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल भी खोला गया है। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? वो ग्वालियर में खोला गया है। तो ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिसाइल अग्नि 4 की मारक क्षमता कितनी है? अग्नि 4 की जो मारक क्षमता है वो 4000 किलोमीटर है। एक्चुअली अग्नि 3 का मारक क्षमता 3000 है। 5 का जो है 4500 से 5000 के बीच में। इस तरह आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।